हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज शाम को मैं घर पर अकेली हूँ। शाम को घर पर ही आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। नहीं मुश्किल है? क्यों? मम्मी पापा आज सुबह से ही शादी में गए हैं, कल दोपहर को वापस आएंगे। आ जाना, फिर कब ऐसा मौका मिलेगा? नहीं, लेकिन क्यों? बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, थोड़ी देर चैन से साथ रह पाएंगे। नहीं, प्लीज कभी तो मन रख लिया करो। क्या वजह है नहीं आने की? मन तो बहुत रखता हूँ पर नहीं, बस ऐसे ही। प्लीज नहीं। एक और नहीं सुनने से पहले ही सुनने वाली ने झल्लाकर फोन का रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। नहीं नहीं, जब देखो तब नहीं। जब खुद का मन होता है तब तो कुछ भी हो जाए, जनाब को मिलना ही है। और जब मेरा मन करे तो नहीं। 100 बहाने उठ खड़े हो जाते हैं बीच में। एक मैं हूँ, जब भी मालिक का फोन आता है मिलने को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिलने जरूर जाती हूँ, चाहे कितनी ही ऊंच नीच झेलनी पड़े, बहाने बनाने पड़े। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें भर आई। ऐसा लगा अब बरसी की तब बरसी। हाउ इंसल्टिंग। वो मन ही मन भुनभुनाई। मालिक को मेरी फीलिंग्स का जरा सा भी ध्यान नहीं है। आंसू आंखों से छलक पड़ने को हो रहे थे। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। और आंसू रोकने की कोशिश में उसने अपना निचला होठ बड़े जोरों से दांतों में भींच लिया। दीदी, आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? दरवाजे पर आकर किशन ने पूछा तो वह चौंक पड़ी कि वह उससे क्यों पूछ रहा है। फिर अगले ही क्षण उसे ध्यान आया, आज मम्मी घर पर नहीं है, इसलिए उसकी मर्जी पूछी जा रही है। उसका मन किया कि चिल्लाकर कह दे कि उसे खाना ही नहीं खाना है, कुछ ना बनाए। पर बेचारे किशन का क्या दोष? कोई भी दाल सब्जी बना लो, दही हो तो रायता बना देना। ऐसी मानसिक हालत में भी वो इतने संयत स्वर में नरमाई से कैसे बोल गई? उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। जी दीदी। किशन चला गया। किशन के जाते ही उसका ध्यान फिर से मालिक पर चला गया। मालिक क्यों हमेशा ऐसा करता है उसके साथ? कभी तो उसके इतना आगे पीछे घूमता है कि बस जैसे दुनिया में सोनिया के अलावा उसका कोई भी नहीं है। और कभी उसे ऐसे निगलेक्ट करता है कि जैसे उसे सोनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। उसकी आज के व्यवहार ने सोनिया को अंदर तक आहत कर दिया। उसके सर से पैर तक अपमान की एक जलन सी दौड़ गई। पूरे बदन में गुस्से की वजह से एक झुरझुरी सी होने लगी। जबकि सोनिया का मन पूरे समय मालिक में लगा रहता है। मालिक जब भी बुलाए वो हमेशा उससे मिलने के लिए तैयार रहती है। और आज भी जब उसने सुना कि मम्मी पापा शादी में जा रहे हैं पास के शहर में और रात में घर नहीं आएंगे तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मालिक के साथ कुछ पल चैन से अधिकार से खुलकर जी पाएगी। मालिक को उसके मम्मी पापा भी अच्छे से पहचानते हैं, पर उन्हें यही पता है कि वो उसके साथ ही रिसर्च कर रहा है और उनकी पहचान मात्र पढ़ने लिखने तक ही सीमित है। और उससे मिलने जाती है, या दोनों के बीच कुछ है कि खबर उन्हें नहीं है। लेकिन मालिक ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या क्या रोमांटिक सपने देख डाले थे उसने। किशन और उसकी पत्नी को जल्दी घर भेज देगी और ओह और मालिक बस दोनों जने आराम से कैंडल लाइट डिनर करेंगे। लाइट म्यूजिक पर थोड़ी देर डांस भी किया जा सकता था। ओह और मालिक बस सुबह से ही उसे बल्कि कल रात से ही ये उम्मीद लगी थी। वो कल से ही ख्यालों में खोई हुई थी। मालिक के आने पर ऐसे दरवाजा खोलेगी, कैसे मुस्कुराएगी, क्या पहनेगी, फिर दोनों रोमांटिक बातें करेंगे, साथ में खाना खाएंगे। फिर और मालिक, उसका मन हमेशा सोनिया में क्यों नहीं रहता? कैसे वो इतना तटस्थ भी रह लेता है कि काम के बीच या जब भी वो नहीं चाहे उसे सोनिया की याद नहीं आती। जब वो चाहे उसे सोनिया की याद तभी आती है। बाकी समय वो कितनी आसानी से उसे भुलाए रहता है। कोई इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? जबकि सोनिया को 24 घंटे मालिक का ही ध्यान रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, हर समय वह मालिक में ही खोई हुई रहती है। जब वो पढ़ते समय उसे भुलाना चाहती तब तो मालिक उसे और भी तेजी से याद आता। तो मालिक ऐसा क्यों नहीं है सोनिया जैसे? उसे सोनिया के लिए उतनी तड़प, उतनी बेचैनी क्यों नहीं है जितनी सोनिया को उसके लिए है? उसे सोनिया की याद सिर्फ तभी क्यों आती है जब वह उसे याद करना चाहे? उसके मन को सोनिया की याद हर समय घेरे क्यों नहीं रहती जैसे सोनिया को मालिक की याद हर समय घेरे रहती है?
वो चाहे या ना चाहे। हाँ, सब एक जैसे ही होते हैं, चाहे माणिक हो या चाहे तेज। और सोनिया की सांस क्षोभ और अपमानित सा होने के मिले जुले भाव से घुटी घुटी सी हो गई। हाथ पर गर्म सा कुछ लगा, आंसू गिरा था। मन का क्षोभ न जाने कब पानी बनकर आंखों से बरसने लगा था। उसने गालों पर ढुलक आई आंसू की बूंद पोंछी। मन किया जोर जोर से रो ले। गुस्से से मन में आग लगी हुई थी। रोने से शायद कुछ ठंडक पड़ जाए। और उसकी आंखें बेआवाज बरसने लगी। दीदी खाना टेबल पर लगा दिया है। पीछे से किशन की आवाज आई, हाँ चलो मैं आती हूँ। बिना पीछे देखे उसने जवाब दिया। किशन के जाने के बाद वो तेजी से उठकर बाथरूम में गई और मुंह पर पानी के छींटे मारकर चेहरा ठीक किया। सोनिया खाना खाने के लिए जब नीचे उतरी तब तक काफी संयत हो चुकी थी। गुस्से की तीव्रता को आंसू ने काफी हद तक ठंडा कर दिया था, लेकिन माणिक के व्यवहार ने उसके मन में पीड़ा की एक लकीर खींच दी। रात का खाना खाकर वो किताब लेकर थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठी रही। किशन और उसकी पत्नी को उसने यही खाने को कह दिया था। सोचा मम्मी पापा तो है नहीं, इसलिए दोनों यही सोएंगे तो खाना भी यही खा लें। जब दोनों खाना खा चुके तो किशन की पत्नी ने रसोई घर साफ किया और सोनिया को एक गिलास दूध लाकर दिया। दूध का गिलास लेकर सोनिया ऊपर वाले अपने कमरे में आ गई। ऊपर आकर उसे फिर से माणिक की याद आ गई। माणिक आया नहीं, लेकिन कम से कम फोन तो कर सकता था। उसे पता है मैं अकेली हूँ, किसी के फोन सुन लेने का भी डर नहीं। उसे फोन तो करना चाहिए था। और उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। कितनी बार माणिक अपने ऐसे व्यवहार से उसे आहत कर चुका है। अक्सर वो खींच कर पूछ भी लेती, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? तब तो माणिक हमेशा ही कहता है बहुत है, आई लव यू। तब फिर वह बार बार ऐसा क्यों करता है? कभी उसे लगता नहीं मैं ही गलत सोचती हूँ, माणिक को मुझसे प्यार तो है। और कभी वह सोचती नहीं, माणिक मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता। माणिक को लेकर वह बहुत समय वह ऐसे ही उलझ की स्थिति में जी रही है। स्टडी टेबल से उसने एक किताब उठा ली और गैलरी में आकर बैठ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। किताब खोलकर सोनिया ने एक पन्ने पर अपनी आंखें गड़ा दी और ये वहीं कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। पल्ले पढ़ भी कैसे सकता था? किताब खोलकर बैठना, वो भी इस परिस्थिति में, अपने आप को भुलावा देने या यूं ही अपने को बहलाने के सिवा कुछ नहीं था। मन तो वहीं उलझा रहा, घूमता रहा माणिक के आसपास और वो चाहकर भी भुला नहीं पाई, ना माणिक को ना ही तेज को। देर तक सोनिया गुमसुम सी बैठी रही। ठंडी हवा के झोंके आकर उसे सहला जाते और बदले में उन्हें अपनी गर्म उषा से थमा देती। जब रात काफी हो गई थी तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। मन माणिक को फोन कर लेने के लिए तड़प रहा था, पर जैसे तैसे उसने अपने पर नियंत्रण रखा। आखिर थक कर वो बिस्तर पर लेट गई। सुबह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी जाना है। रिसर्च का काम जल्दी से पूरा करके आगे फिर कुछ किया जाए। रात भर वो बिस्तर पर करवटें बदलती पड़ी रही। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक तैयार होकर और नाश्ता करके सोनिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहुंची। रिसर्च से संबंधित कुछ पुस्तकें छांटनी है। सुबह तक वो काफी संभल चुकी थी, लेकिन मुंह पर उदासी पुती हुई थी। पुस्तकों के शेल्फ से पुस्तकें निकालते समय न चाहते हुए भी माणिक की याद बगल में आकर खड़ी हो गई। जिस तरह से समुद्र की लहरों के आने पर मनुष्य का कोई बस नहीं होता, वो प्रकृति के नियमों से बंधी हुई अपने आप ही एक के बाद एक आती रहती है। उसी तरह सोनिया के लिए माणिक की याद थी, जो उसके बस में नहीं थी और पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति के इशारे पर एक के बाद एक माणिक की यादें उस पर हावी रहती। अपने काम की 2-3 किताबें छांटकर सोनिया ने वो किताबें लाइब्रेरियन के पास जाकर अपने नाम से इशू करवाई। उसे अपने गाइड के पास भी जाना था, लेकिन आज उसका मन ही नहीं किया कहीं जाने का, तो वो कैंपस से बाहर निकल आई। गेट से बाहर निकलते ही दाईं ओर नजर पड़ी। माणिक खड़ा था अपनी काले रंग की बाइक पर, काले पैंट पर मोटी लाइनिंग वाली आधी बाहों की गहरी पीले और काली रंग की टी शर्ट पहने। गोरा चिट्टा माणिक आंखों पर काला धूप का चश्मा लगाए सोनिया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। माणिक पर नजर पड़ते ही सोनिया को रात की बातें फिर से याद आ गई। कुछ गुस्से और कुछ आहत किए जाने के बाद हुई पीड़ा के भाव से सोनिया मुंह फुलाए बिना माणिक की ओर देखे आगे बढ़ने लगी। लेकिन माणिक ने अपनी बाइक कुछ ऐसी खड़ी कर रखी थी कि उसे माणिक के सामने रुकना ही पड़ा। रुकिए जनाब, जरा रुक भी जाइए,
क्या बात है, बड़े नाराज हैं। मालिक ने अपनी बाइक थोड़ी और आगे करके उसके ठीक सामने खड़ी कर दी। सोनिया जमीन की ओर देखते हुए चुपचाप खड़ी रही। बहुत गुस्से में हो भाई, बात तो कर लो। मालिक अब भी उसी सहज भाव से मुस्कुरा रहा था। सोनिया के तन मन में फिर से आग लग गई। एक तो कल रात में मेरा इतना ज्यादा मूड खराब कर दिया, और अब कितनी आसानी से पूछ रहा है कि क्या बात है, क्यों नाराज हो। ये आदमी लोग इतनी आसानी से सब कुछ ताक पर रखकर इतना सहज रह लेते हैं। मालिक के चेहरे पर कल के किए के लेस मात्र भी चिन्ह नहीं है, मानो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, कल मिलने नहीं आया इसलिए तुम्हारा मुंह फूला हुआ है ना। लेकिन तुम सोचो, मैं आ जाता, हम तुम अकेले रहते। अगर किसी भी तरीके से तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल जाता तो वे क्या सोचते, कितना दुख होता उन्हें, कितनी ठेस पहुंचती उनके विश्वास को। मालिक अचानक गंभीर होते हुए बोला, और उसी पल सोनिया को लगा सचमुच वो कल रात से बेवजह ही भुनभुना रही थी। मालिक ठीक ही तो कह रहा है, मैं ही गलत थी। कई बार हम परिस्थितियों या लोगों के बारे में सही ढंग से सोच ही नहीं पाते और अपने मन में दुख या गुस्सा पाल कर बैठ जाते हैं, जबकि वास्तव में वो उतने जटिल या बुरे नहीं होते हैं जितना हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। सोनिया भी शर्मिंदा सी हो गई। अब की मालिक की ओर देखकर एक झेप भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। हाँ, ये हुई ना बात। मालिक की नजरों में ढेर सारा प्यार छलकने लगा। सोनिया की रात की सारी पीड़ा, सारा गुस्सा छू हो गया। मालिक की प्यार भरी एक दृष्टि से सोनिया के मन का सारा क्रोध धुल गया। मालिक की आंखों में प्यार भी तो इतना छलकता है कि उसे नाराज रहा भी नहीं जा सकता। सोनिया पिघल गई। अपनी गाड़ी से आई हो क्या? मालिक ने पूछा। नहीं, आज मैं बस से ही आ गई थी। तो चलिए, अब आपके लिए वाहन और वाहन चालक दोनों ही उपस्थित हैं, कहकर मालिक ने बाइक में किक लगाई। सोनिया मालिक के पीछे बैठ गई। यह पल उसे बहुत सुखद लगते। मालिक की पीठ से सटकर बैठना और जब वो गाड़ी चलाते हुए उससे बातें करे तो बातें सुनने के बहाने आगे झुककर उसकी पीठ से और चिपक जाना और उसकी बातें सुनते हुए अपनी आंखों में चाहे जितना लाड भर कर निसंकोच होकर उसे देखते रहना, या कभी हल्के से उसकी शर्ट या टी शर्ट को चूम लेना। मालिक ने एक छोटे से रेस्तरां के आगे गाड़ी खड़ी की और दोनों अंदर जाकर बैठ गए। मालिक ने ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाया और सोनिया से पूछा, क्या खाओगी, क्या मंगवाऊं? नहीं, मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। नाश्ता तो तुमने भी कर ही लिया होगा। हाँ, तो 2 कप चाय दे जाना। मालिक ने वेटर को विदा किया। तुम आज यूनिवर्सिटी किसी काम से आए थे? सोनिया ने पानी पीते हुए पूछा। नहीं, आज मुझे कुछ काम नहीं था, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। मालिक ने एक सिगरेट निकाली। झूठे, जैसे कि तुम्हें पता ही था कि मैं आज यहाँ आऊंगी। सोनिया ने बनावटी गुस्से से कहा। हाँ, तो पता तो था ही ना। उस दिन तुमने नहीं कहा था कि शुक्रवार सुबह लाइब्रेरी से बुक इशू करवाने आऊंगी? देखा तुम्हारी कहीं एक एक बात पर भी कितना ध्यान रहता है मेरा, कितना याद रखता हूँ हर बात को। पता है, आधे घंटे से गेट पर ही खड़ा था, मालिक ने बताया। और जवाब में सोनिया की आंखों में मालिक के लिए ढेर सारा प्यार छलक आया। तो अंदर क्यों नहीं आ गए लाइब्रेरी में? मुझे पता था तुम बहुत नाराज होगी और कहीं तुम वही मुझे पीटना शुरू कर देती तो। मालिक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। मैं तुम्हें पीटती हूँ क्या? सोनिया तुनक कर आगे कुछ कहने जा ही रही थी कि वेटर चाय लेकर आ गया। लो, पहले चाय पी लो। मालिक हंसने लगा। हंसते हुए वह कितना भला लगता था। चाय पीकर दोनों बाहर आ गए और घर की तरफ ना जाकर एक पार्क में बैठ गए। इस समय पार्क में कोई भी नहीं होता है। बहुत हुआ तो पेड़ों को पानी देता हुआ एकाध माली दिख जाता है। मालिक ने सोनिया का हाथ अपनी चौड़ी मजबूत हथेली में थाम लिया। और बताओ, रिसर्च का काम कैसा चल रहा है? पिछले हफ्ते जो किताब तुम ढूंढ रही थी वो मिल गई क्या? मालिक ने पूछा। हाँ, आज जाकर मिली है। हफ्तों से इस किताब के लिए परेशान थी। लोग किताबें इशू तो करा लेते हैं पर वापस नहीं करते, री इशू कराकर अपने ही पास रखे रहते हैं। जब मैंने इस किताब के लिए एप्लीकेशन लगाई तब आज जाकर यह मुझे मिली। अच्छा, आज ही कैसे मिल गई? आज वे महानुभाव इसे फिर से रीइशू करवाने के लिए आए थे। बस मेरी एप्लीकेशन लगी हुई थी तो किताब उन्हें ना मिलकर मुझे मिल गई। सोनिया ने बताया। चलो, अच्छा हुआ, अब तुम्हारा अटका हुआ काम आगे बढ़ जाएगा। मालिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे थोड़ा पास खींच लिया।
सोनिया ने मारिक का दूसरा हाथ अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। मारिक का कंधे पर रखा हुआ हाथ उसके गाल सहलाने लगा। अचानक मारिक ने सोनिया का चेहरा अपनी ओर करके उसे चूमना चाहा। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। सोनिया ने उसे दूर किया, पर यहाँ है कौन देखने वाला। मारिक ने आसपास देखते हुए कहा, एक किसी ही तो कर रहा हूँ, इतना ही था तो कल घर पर क्यों नहीं आ गए। वहां तो कोई देखने वाला रोकने टोकने वाला नहीं था, आराम से। बात आधी छोड़कर सोनिया चुप हो गई। तुम समझती नहीं, वहां कोई रोकने वाला नहीं था, इसीलिए तो नहीं आया। यहाँ ज्यादा से ज्यादा किसी तो कर सकते हैं, उसे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन घर पर अकेले में अगर और आगे बढ़ने की इच्छा हो जाती तो बताओ कैसे अपने आप को रोकते। मालिक ने उसकी कान की लब को सहलाते हुए पूछा। बेशर्म। सोनिया के कान लाल हो गए। बेशर्म नहीं, सच है, झूठ नहीं बोलता। मेरा तो मन करने लगता है। सच बताना, तुम्हारा मन नहीं करता कभी। मारिक की आंखों में शरारत झांक रही थी। हट, चलो मुझे घर छोड़ दो, आज तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। सोनिया ने मारिक का हाथ दूर करते हुए उठने की कोशिश की। बैठो ना, कुछ नहीं कर रहा मैं। मारिक ने हंसते हुए उसे हाथ पकड़कर फिर पास बिठा लिया। कोहनी से लेकर हथेली तक उसके हाथों को सहलाते हुए वह बोला, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। कुछ देर बाद मालिक उसे घर के बाहर पहुंचाकर चला गया। पापा मम्मी अभी आए नहीं थे। सोनिया अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक किताबें उलट पुलट देखी, फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। मारिक की कही बात उसे याद आई। वो अपने हाथों पर हाथ फेरने लगी। तेज भी अक्सर उसके हाथ सहलाते हुए यही कहता था, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है सोनिया। आज भी वो जब अपनी बाहों को देखती है तो उसे तेज की याद आ जाती है, और जब वो उसकी याद में अपनी बाहों को छूती है तो उसे लगता है ये उंगलियां उसकी नहीं तेज की हैं, और क्षण भर को उसके रोम रोम में तेज समा जाता है। उसे आज भी तेज याद है। क्या तेज ने अब तक शादी कर ली होगी? क्या तेज अपनी पत्नी को वैसे ही प्यार कर लेता होगा जैसे वह सोनिया को करता था? क्या पत्नी को छूते समय तेज को कभी उसकी याद आती होगी या कभी आएगी? क्या वह पूरी तरह से उसे भुलाकर अपनी पत्नी का हो पाएगा? क्या पुरुषों के लिए यह सब इतना आसान होता है? पुराने कपड़े बदलकर जैसे आदमी भूल जाता है वैसे ही और तो आज भी जब भी मालिक के साथ होती है, तेज का स्पर्श, तेज की याद कहीं न कहीं साथ रहती है। आज तेज को उसकी जरूरत नहीं, प्यार भी नहीं है। प्यार तो शायद तब भी नहीं था, जरूरत ही थी। दो लोगों को जरूरत भी कभी कभी आपस में बांध देती है। ऐसा ही कुछ उन दोनों के बीच था। वो अपनी तरफ से इसे प्यार समझ बैठी थी, क्योंकि वह तो प्यार ही करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि तेज उसे इस्तेमाल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और जब उस पर पाँव रखकर आगे बढ़ गया तो उसे भूल गया, उठाकर एक और कर दिया। आदमी किस हद तक स्वार्थी हो सकता है। तेज के बारे में सोनिया ने अपने घर में सब बता रखा था, क्योंकि वो अपने और तेज के रिश्तों को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, या शायद ओवर कॉन्फिडेंट थी। यही वजह थी कि अब वो चाहकर भी मालिक के बारे में घर पर बता नहीं पाती। कहीं मालिक भी वैसा ही निकला तो नहीं, अब दोबारा वह उस पीड़ा को सह नहीं सकेगी। मालिक से वह बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, तेज से भी ज्यादा। शायद अपनी ही मना स्थिति के कारण या अपनी किसी कमजोरी के कारण। तेज को खोने के बाद से वह बहुत अकेला सा, असुरक्षित सा महसूस करने लगी थी, और मारिक को पाते ही कहीं उसे भी खो ना दूं का डर भी उसके साथ ही मिल गया था। और जब आदमी पर किसी को खो देने का डर हावी हो जाता है तो यह डर ही उसे उस व्यक्ति के आसपास कसकर लपेट देता है। ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ भी हुआ है। मारिक को खो देने के डर से वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उसके आसपास लपेटती गई, या मारिक को लपेट कर रखना चाहने लगी और बहुत अंदर तक उससे जुड़ती गई। मारिक में खो देने का यह डर नहीं है, तभी शायद वह इतना इजी या इतना तटस्थ भी रह लेता है, या शायद वो सोनिया से उस गहराई से अब तक जुड़ा ही ना हो जहां आकर खो देने का यह डर आदमी पर हावी हो जाता है। अगले पूरे हफ्ते वो रिसर्च के काम में बुरी तरह व्यस्त रही, यहाँ तक कि मालिक से भी मिलने की फुर्सत नहीं निकाल पाई। बस 2 बार फोन पर ही बात कर पाई। उसके प्रोफेसर को 15 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए रिसर्च का उतना काम हफ्ते भर में कर लेना जरूरी था। सोनिया पूरे हफ्ते भर इस लाइब्रेरी से उस लाइब्रेरी भागा दौड़ी करती रही किताबों के लिए।
8 दिनों तक रात दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद सोनिया थक कर चूर हो चुकी थी। रविवार को वह काफी दिन चढ़े तक सोती रही। दोपहर को उठकर उसने चाय पी, नीचे जाकर मम्मी पापा से थोड़ी देर बात की, फिर ऊपर आ गई। थकान के मारे सर अभी भी भनभन कर रहा था। बाथरूम में जाकर वह देर तक नहाती रही, तब जाकर थोड़ा हल्का लगा। टॉवल से बाल सुखाती सोनिया बाथरूम से बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गई। टेबल पर किताबें पड़ी थी, पर अभी उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था उनकी तरफ देखने का भी। उसने माड़ी को फोन लगाया। अभी शाम के 4 बज रहे थे। कुछ घंटे माड़ी के साथ बिताए जा सकते हैं। हेलो, उधर से माड़ी की आवाज आई। क्या बात है, ऐसी डरी हुई आवाज में हेलो क्यों बोलते हो? सोनिया को हंसी आ गई। नंबर नहीं पहचानते क्या, या सेव नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, पर हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हारे घर पर पता लग गया हो और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मोबाइल से लगाया हो डांटने के लिए। माड़िक भी हंस पड़ा। घबराओ मत, अभी घर पर किसी को कुछ पता नहीं है। सोनिया ने उसे आश्वस्त किया। तो कब बताएगी? अभी नहीं, पहले मेरा रिसर्च पूरा हो जाए तब, और पहले हम दोनों में तो कुछ तय हो जाए। अरे अभी तुम्हारा तय ही नहीं हुआ है। मैं तो समझता था कि हम में सब तय है, बस घर वालों को बताने की देर है। माड़ी की सहजता से कही हुई बात सोनिया को अंदर तक भिगो गई। यानी उसके और माड़ी के बीच में सब बातें साफ है। वो सोनिया के साथ पूरा जीवन बिताने, उसे शादी करने के लिए तैयार है। एक ही पल में माड़ी उसे इतना ज्यादा अपना लगने लग गया कि उसका और माड़ी का वजूद घुल मिल कर एक जैसे हो गया। तेज के साथ उसे एहसास नहीं हुआ था कोई इतना ज्यादा अपना भी लग सकता है। अच्छा बताओ, शाम को कहाँ मिल रहे हो? सोनिया ने ठुनकते हुए पूछा। क्या बात है, आज तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रही है। माड़िक ने भी शरारती ढंग से पूछा। अभी ही नहाकर आई हूँ और फिर तुमसे बातें कर रही हूँ इसलिए, पर तुमने बताया नहीं कि हम कहाँ मिल रहे हैं। आज तो मैं नहीं आ सकता। अचानक ही माड़िक का स्वर बदल गया। पर क्यों? सोनिया ना चाहते हुए भी कुर्सी पर अचानक ही तनकर बैठ गई। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मामा जी आ रहे हैं और फिर मुझे कुछ काम भी है। क्या काम है? पता था कि माड़िक नहीं बताएगा, फिर भी सोनिया के मुंह से आदतानुसार सवाल निकल ही गया। बस ऐसे ही कुछ काम है। फिर एक लापरवाह जवाब। पूरे 8 दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, थोड़ी देर के लिए सही आ जाओ ना प्लीज। जानती थी वो नहीं आएगा, पर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर मनुहार करने से अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाई। ये दिल भी हमारे पूरे व्यक्तित्व को अचानक ही किसी के सामने कितना बेबस और कमजोर सा कर देता है कि आदमी कभी कभी अपनी ही नजरों में एकदम बौना सा महसूस करने लगता है। थोड़ी देर मनुहार, फिर हल्की सी तकरार, और उसके बाद एक सपाट से नहीं के बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जितने उत्साह के साथ सोनिया ने फोन लगाया था, उतने ही बुझे मन से उसने फोन वापस रखा और कुर्सी पर निढाल हो गई। ए माड़िक उसकी भावनाओं की परवाह क्यों नहीं करता, या शायद वही जरूरत से ज्यादा परवाह करने के कारण उम्मीद भी लगा बैठती है सामने वाले से। पल भर पहले जो उसे बहुत ज्यादा अपना लग रहा था, अब एकदम पराया लगने लगा। अगले 3-4 दिनों तक भी मालिक कभी काम का, कभी किसी के आने का बहाना बनाकर मिलने नहीं आया। सोनिया सारा दिन चुपचाप घर पर बैठी रहती। औरत की मानसिकता को प्रकृति ने और कुछ हमारे संस्कारों ने कितना कंडीशन बना दिया है। जब पुरुष ने चाहा प्यार किया, जब चाहा उठाकर एक ओर रख दिया। पुरुष की मर्जी से मिलने वाले प्यार में ही नारी अपनी सार्थकता देखती है। आखिर कब तक वह अपनी शर्तों पर प्यार क्यों नहीं कर सकती या पा सकती? अपनी मर्जी से जब वो चाहे तब उसे मिले। सोनिया जब भी माड़िक को बुलाती वो कभी नहीं आता जब उसकी मर्जी हो, चाहे माड़िक हो चाहे तेज। सब पुरुष यही करते हैं, कंडीशनल लव, शर्तों पर बंधा प्यार। जबकि वो चाहती थी कि जब प्यार हो तब सर्फ समर्पण हो, शर्त ना हो। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। क्या करें? क्या मालिक को छोड़ दें? इतनी सी बात के लिए क्या रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े जा सकते हैं? क्या उन्हें तोड़ देना सही होगा या अपनी शर्तों पर जीना ज्यादा ठीक रहेगा? मालिक को छोड़ देने पर क्या सोनिया को खुद को पीड़ा नहीं होगी? वो भी उस दिन का इतना बड़ा आश्वासन वो कैसे झुठला सकती है? जब तेज उसके जीवन से गया था तब कितनी तकलीफ हुई थी उसे तेज को काट कर अपने आप से अलग करने में। तेज जो उसकी सांसों में घुल मिल गया था,
जो उसके वजूद का एक अभिन्न अंग बन गया था। रिजेक्शन यानी ठुकराना, किसी को नकार देने का भाव। लेकिन कितना फर्क होता है ठुकराने और ठुकराए जाने में। ठुकराने में आप में एक अहम प्रभावी होता है, वो आपके द्वारा होता है। आपका अहम संतुष्ट होता है कि छोड़ा आपने है, पर ठुकराए जाने पर हम आहत होते हैं, हमें चोट लगती है, हम तिलमिला जाते हैं। सोनिया रिजेक्शन की पीड़ा के लंबे दौर से गुजरी है। रिश्ता टूटने की पीड़ाएं भी अलग अलग होती हैं। रिजेक्ट होने और रिजेक्ट करने में फर्क होता है। तेज से रिश्ता टूटने की पीड़ा अलग थी, वहां रिश्ता तेज ने तोड़ा था और वह रिजेक्ट कर दी गई थी। वहां रिश्ता टूटने के साथ ही रिजेक्ट कर दिए जाने का अपमान और पीड़ा भी थी। पर माड़ी के साथ यदि वह रिश्ता तोड़ती है तो शायद उसे इतना दुख ना हो, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट वो खुद कर रही है। यहाँ सिर्फ रिश्ता टूटेगा या तोड़ने की पीड़ा होगी, रिजेक्ट होने की नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर सकने वाले झूठे अहम की संतुष्टि का भाव ही होगा। कहीं रिश्ते भी किताबों की तरह तो नहीं होते। एक निश्चित समय तक पढ़े, किताब खत्म होने पर बंद करके रख दिया। हर किताब की तरह कुछ रिश्तों को भी क्या बंद करके रख देना पड़ता है? नहीं नहीं, माड़ी के साथ वो अपना रिश्ता किसी भी तरह नहीं कर सकती। हर बार क्या वह कपड़ों की तरह रिश्ते बदलती रहेगी? पहले तेज, फिर माड़िक, फिर नहीं, अब माड़िक और बस माड़िक ही। अगले कुछ दिनों तक सोनिया माड़िक के साथ अपने संबंध का विश्लेषण करती रही। उसने तय किया कि अब वो मम्मी पापा से बात करने में भी देर नहीं करेगी। कुछ भी हो, वो माड़िक के साथ अपना रिश्ता तो किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। वो हर हाल में उसे जोड़े रखेगी। लेकिन हाँ, अब वो अपनी शर्तों पर ही इस रिश्ते को जिएगी। अब वह पुरुषों की इच्छा अनिच्छा के हाथों खिलौना बनकर नहीं रहेगी। वो भी माड़ी को अपनी अहमियत का एहसास अब कराकर ही रहेगी। आखिर सोनिया की तरह माड़ी को भी उसकी जरूरत महसूस होनी ही चाहिए। माड़ी के लिए भी सोनिया उतनी ही जरूरी, उतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जितना उसके लिए माड़िक है। और अपनी जरूरत का एहसास कराने के लिए उसे अपने व्यवहार में माड़िक के लिए थोड़ी दूरी, थोड़ी लापरवाही दिखानी ही पड़ेगी। तभी माड़िक छटपटाकर उसके पास आने की कोशिश करेगा। हाँ, तेज के साथ उसने यही गलती की थी कि अपने आप को तेज के कदमों तले बिछाकर रख दिया था। तभी तेज उसके ऊपर पैर रखकर आगे निकल गया। यही शायद वो माड़ी के साथ भी कर रही है। अपने आप को उसने माड़ी के आगे जरूरत से ज्यादा ही बिछा दिया है, कहीं माड़ी भी तेज की तरह उस पर पैर रखकर आगे ना निकल जाए। नहीं, स्त्री के लिए पुरुष का साथ जरूरी है, उसी तरह पुरुष के लिए भी स्त्री का साथ जरूरी है। वो भी अकेला उम्र नहीं गुजार सकता। ये एहसास वो तेज को नहीं करा पाई थी, लेकिन अब माड़िक को कराकर रहेगी। और सोनिया को लगा कि अब माड़िक हमेशा के लिए उसका हो गया है। उसे खो देने का डर अब उसे नहीं रहा। इस रिश्ते को लेकर अब वह सच में कॉन्फिडेंट हो गई थी। 4-5 दिनों तक उसने माड़िक को फोन भी नहीं किया। हर बार उसके हाथ फोन तक जाते, लेकिन वह मजबूती से स्वयं को रोक लेती। 6वें दिन माड़िक का फोन आया। हेलो, सोनिया ने फोन उठाया। हेलो, उधर से माड़िक का हड़बड़ाया हुआ स्वर आया। क्या बात है, तुमने इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे चिंता हो रही थी। माड़िक की आवाज में सचमुच चिंता झलक रही थी। सोनिया मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा इधर उधर के कामों में व्यस्त थी। अरे ऐसा भी क्या काम था कि मुझे एक फोन तक नहीं कर सकी? बस ऐसे ही, एक संक्षिप्त उत्तर दिया सोनिया ने। अच्छा, आज मैं चिनार गार्डन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम को ठीक 5 बजे पहुंच जाना। आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? खासा आश्चर्य था माड़िक की आवाज में। उसे सोनिया से कभी भी नहीं की उम्मीद नहीं थी। 2 दिन 4 दिन, कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। क्या काम है? है कुछ काम? काम वाम कुछ नहीं, बस तुम आ रही हो। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। सवाल और जवाब आजकल पलट गए थे। सोनिया के स्वर में लापरवाही और होठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। कितने दिन हो गए मिले नहीं हैं, आ जाओ ना आज तो। माड़िक के स्वर में वही खुशामद छलकती जो कभी सोनिया के स्वर में छलका करती थी। कहा ना आज नहीं आ सकती? प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। और सोनिया ने फोन रख दिया। अब माड़िक उससे कभी भी दूर नहीं जाएगा। अच्छा हुआ सोनिया को समय रहते अपनी कमी समझ में आ गई। फोन की घंटी फिर घनघनाने लगी। फोन माड़िक का ही था। हंसते हुए सोनिया ने फोन उठाया। हेलो, आज शाम को हम मिल रहे हैं, बस आज मना मत करना और अपने मम्मी पापा से भी जल्दी बात कर लेना। तीर निशाने पर लगा था। सोनिया संतुष्ट भाव से मुस्कुरा दी।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।